नमस्कार श्रोताओं। आज की इस विशेष वार्ता में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल अर्थशास्त्र या गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइफ, शासन प्रशासन, विकास योजनाएं और देश के भविष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। 29 जून का दिन पूरे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर हमें महान भारतीय सांख्यिकीविद और दूरदर्शी योजनाकार प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है, जिनकी सोच ने स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा को एक नई दिशा दी। इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्र विभाग से सहायक प्राध्यापक गण श्री प्रकाश सनवाल जी और श्री मानस त्रिपाठी जी। आप दोनों का इस महत्वपूर्ण वार्ता में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। अक्सर हम समाचारों में सुनते हैं कि देश की आर्थिक विकास दर कितनी है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं, महंगाई कितनी बढ़ी है, कितने किसानों को सरकारी सहायता मिली है, कितने घरों तक नल से जल पहुंचा या कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये आंकड़े कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन एकत्रित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये केवल आंकड़े होना ही पर्याप्त है या उनका सही विश्लेषण और उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें सांख्यिकी प्रदान करती है। सांख्यिकी केवल संख्याओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने का विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग है। आधुनिक शासन, पब्लिक पॉलिसी या सार्वजनिक नीति, आर्थिक नियोजन जिसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, और सामाजिक विकास, इसकी पूरी संरचना विश्वसनीय आंकड़ों पर ही आधारित होती है। प्रकाश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि विदित है, हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिकांश लोग केवल इतना जानते हैं कि यह प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आखिर ऐसा क्या विशेष था प्रोफेसर महालनोबिस के व्यक्तित्व में और उनके कार्यों में कि भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? जी गौरव सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले सभी सम्मानित श्रोताओं को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारत में वैज्ञानिक नीति निर्माण, साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम सबसे अग्रणी व्यक्तित्वों में आता है। उनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वहीं उनकी रुचि सांख्यिकी के प्रति विकसित हुई। भारत लौटने के बाद उन्होंने यह समझा कि यदि किसी देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है तो निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण, एविडेंसेस और आंकड़ों, डेटा के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास आंकड़े नहीं है तो हमारे पास केवल अनुमान, ओपिनियंस होते हैं, और अनुमान या ओपिनियन के बेस पर हम किसी चीज को परफेक्टली ये नहीं बोल सकते कि 100% सही है या गलत है। हम केवल अपनी उसमें राय दे सकते हैं कि ये हो सकता है। जैसे कि किसानों की आय 5,000 पर मंथ हो सकती है, लेकिन आंकड़े हमें एविडेंस देते हैं कि किसानों की आय अगर 5,000 पर मंथ है तो क्यों है, और कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो डेटा की वजह से हमें एविडेंस मिलते हैं, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं और एक्चुअल चीजें निकाल के ला सकते हैं। यही विचार आगे चलकर भारत की विकास यात्रा का आधार बना। उन्होंने वर्ष 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और उस समय शायद बहुत कम लोगों ने कल्पना की होगी कि यह संस्थान आगे चलकर विश्व के सबसे बड़े प्रतिष्ठित सांख्यिकी अनुसंधान केंद्रों में से एक बन जाएगा। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान केवल एक संस्थान की स्थापना करना नहीं था। उनका वास्तविक योगदान था भारत में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जो संस्कृति है उसको विकसित करना। उन्होंने यह स्थापित किया कि यदि सरकार को गरीबी कम करनी है, कृषि में सुधार करना है, औद्योगिक विकास करने हैं या शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाएं बनानी है, तो सबसे पहले विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता होगी। यानी विकास की पहली शर्त है सही जानकारी का होना। और पीसी महालनोबिस का जो बेसिक मॉडल था, उन्होंने कहा कि हमें कैपिटलिस्ट गुड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो भी पीसी महालनोबिस मॉडल के पर आधारित था, जिसके अनुसार जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पे हुआ, जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई लौह इस्पात कारखाना हो गया, और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना हो गया, ऐसे बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज पर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हुआ, और उन्होंने इसको कैपिटल चीजों में इन्वेस्टमेंट को ही विकास का आधार बताया। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रखा है कि विकास की पहली शर्त है सही जानकारी। प्रकाश सर, मुझे भी लगता है कि ये जो वाक्य आज की हमारी पूरी चर्चा का मूल संदेश भी है। एक मेरे मन में एक जिज्ञासा और उत्पन्न हो रही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। जैसे भारत में सीमित संसाधन थे, गरीबी व्यापक रूप से छाई हुई थी, औद्योगिक आधार भी बहुत कमजोर था। ऐसी परिस्थिति में प्रोफेसर महालनोबिस ने देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान दिया? क्या उनका कार्य केवल सांख्यिकी तक सीमित था या उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को भी दिशा प्रदान की? प्रकाश सर, यदि आप इस विषय को थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं के सामने रखें तो निश्चित रूप से उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि सांख्यिकीविद राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दे सकता है। देखिए, यदि हम स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस केवल एक सांख्यिकीविद नहीं थे, बल्कि वे एक आधुनिक
भारत के आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। जैसे कि हमने अभी बताया इससे पहले कि उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था उसको डेवलप किया था। और स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है इकोनॉमिक्स में कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। इन अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेस के थ्रू कैसे फुलफिल करें, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे थी, क्योंकि हमारे पास सारे साधन लिमिटेड थे और इसमें पीसी महालनोबिस ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सरकार को यह निर्णय लेना था कि शिक्षा में कितना निवेश हो, कृषि को कितनी प्राथमिकता मिले, उद्योगों का विस्तार कैसे हो और रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ाए जाएं। ऐसे समय में प्रोफेसर महालनोबिस ने स्पष्ट कहा कि यदि नीति निर्माण केवल अनुमान, अनुभव या राजनीतिक इच्छा शक्ति पर आधारित होगा तो संसाधनों का समुचित उपयोग संभव नहीं है, और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार के पास विश्वसनीय आंकड़े, रिलायबल डेटा होना बहुत जरूरी है, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण होना और उसी के आधार पर फिर आगे पॉलिसी मेकिंग की जाए। इसी सोच ने भारत में साक्ष्य आधारित शासन, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस की नींव रखी। उनका यह अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे की वैज्ञानिक पद्धति को विकसित करना। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो करोड़ों लोगों से जानकारी एकत्र करना हमेशा संभव नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक ढंग से चुने गए एक प्रतिनिधि समूह के मध्य से पूरे देश की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। जैसे हम सैंपलिंग में करते हैं, उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर किसी क्षेत्र विशेष पर उस डेटा से जो आउटकम आ रहा है उसको जनरलाइज करते हैं। इस चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने की जो बात की वो पीसी महालनोबिस ने की। आज विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई जाती है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) की शुरुआत हुई। समय के साथ यह व्यवस्था और सुदृढ़ होती गई तथा आज जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके माध्यम से देश भर में रोजगार, उपभोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े व्यापक सर्वेक्षण किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। जी सर, आपने बहुत रोचक जानकारी दी। प्रकाश सर, अक्सर सामान्य नागरिक ये सोचते हैं कि सर्वेक्षण केवल जनगणना तक सीमित है, जबकि वास्तव में सरकार की अनेक योजनाओं का आधार ऐसे ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण होते हैं। जैसा अभी आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, क्या आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में ये समझा सकते हैं कि महालनोबिस मॉडल क्या था और उसने भारत के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया? जी सर, बिल्कुल, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में प्रोफेसर महालनोबिस की निर्णायक भूमिका रही थी। उनका मानना था कि यदि भारत को दीर्घ काल में आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनना है, जैसे कि उस टाइम पे हम कई चीजें बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे थे, सेल्फ रिलायंट नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, तो इसके लिए हमें चीजों को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो पाए और औद्योगिक रूप से सशक्त बने। तो केवल उपभोग वस्तुओं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके उत्पादन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि देश को सबसे पहले भारी उद्योगों, हैवी इंडस्ट्रीज, पूंजीगत वस्तुओं जैसे इस्पात, मशीन निर्माण, ऊर्जा तथा आधारभूत संरचना में निवेश करना चाहिए। जैसे मैं पहले बता चुका कि उस टाइम पे बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज PSU के थ्रू लगी थी। सरल शब्दों में कहें तो यदि एक राष्ट्र स्वयं मशीनें बनाना सीख जाए तो भविष्य में वह अनेक उद्योग स्थापित कर सकता है। अगर हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो कैपिटल गुड्स में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे पास हम कैपिटल रिलायबल हो जाएंगे और हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। इससे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए पीसी महालनोबिस ने कहा कि हमें ज्यादा ध्यान कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट करने पे देना चाहिए। यद्यपि समय के साथ इस मॉडल में आलोचनाएं भी हुई। जैसे इसमें हम सबसे जो मेन आलोचना हम ये देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। इसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, जबकि इंडिया अपने इनिशियल स्टेज में था। उस टाइम पे हमें एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 70% एग्रेरियन इकोनॉमी पे आती है। और सर, नई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों में परिवर्तन भी हुए, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उस दौर में इस मॉडल ने भारत के औद्योगिकरण की मजबूत नींव रखी और कई सारी कमियों के बाद भी ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस टाइम पे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे विशाल इस्पात संयंत्रों सहित अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना उस टाइम पे की गई और ये मॉडल एक बहुत अच्छा कारगर रहा। आपसे जितना हमें अभी सीखने को मिला उससे कहना उचित होगा कि प्रोफेसर महालनोबिस केवल डेटा या आंकड़ों के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि वे आंकड़ों को विकास की दिशा देने वाले दूरदर्शी नीति निर्माता भी थे। जी सर, बिल्कुल। और मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से जोड़ना चाहूंगा कि आज हम जिस डेटा आधारित निर्णय, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, उसकी वैचारिक आधारशिला भारत में दशकों पहले रखी जा चुकी थी। आज यदि सरकार यह जानना चाहती है कि किस जिले में कुपोषण अधिक है, कहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कहाँ पर गरीबी ज्यादा है, कहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में बेरोजगारी है, इन सबको डेटा, वहाँ के विद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर किस वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच
पहुंच रहा है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर सांख्यिकी ही प्रदान कर सकती है। हम डेटा के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं कि किस एरिया में कौन सी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसे आज की डेट में टारगेटिंग पॉलिसी भी कहते हैं, कि टारगेटेड एरिया के लिए टारगेटेड पॉलिसी बनाई जाए ताकि उस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सांख्यिकी केवल आंकड़ों का विज्ञान नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक स्थिति का एक मिरर इमेज है। जी सर, बहुत सुंदर विचार है। श्रोताओं, वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। अब यह समझना और भी आसान हो गया होगा आप सबके लिए कि जब हम किसी समाचार में पढ़ते हैं कि देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, या गरीबी में कितना परिवर्तन आया है, तो ये केवल संख्याएं नहीं होती। इनके पीछे हजारों सर्वेक्षण, लाखों ऑब्जर्वेशंस, वैज्ञानिक विश्लेषण और विशेषज्ञों के द्वारा किया गया वर्षों का परिश्रम होता है। और यही कारण है कि जो विश्वसनीय आंकड़े होते हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। हम डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और रियल टाइम डेटा के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में जानना और भी आवश्यक हो जाता है कि क्या प्रोफेसर महालनोबिस के सिद्धांत आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने स्वतंत्रता के बाद थे। इसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के लिए अब मैं हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री मानस त्रिपाठी जी की ओर बढ़ना चाहूंगा और चर्चा को भारत के संदर्भ में मोड़ना चाहूंगा। श्रोताओं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और डिजिटल गवर्नेंस के युग में हैं। सरकार के पास पहले की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में आंकड़े उपलब्ध हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं भी तकनीक की वजह से तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में मानस सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या प्रोफेसर महालनोबिस के विचार आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं या समय के साथ उनकी उपयोगिता सीमित हो गई है? धन्यवाद गौरव जी। मेरा मानना है कि यदि आज प्रोफेसर महालनोबिस हमारे बीच होते तो वे निश्चित रूप से यह देखकर प्रसन्न होते कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेटा संचालित लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेटा ड्रिवन डेमोक्रेसी के रूप में विकसित हो गया है। आज शासन प्रशासन की लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण योजना विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित। उदाहरण के लिए आधार, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जीएसटी तथा यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म न केवल सेवाओं को सरल बना रहे हैं बल्कि नीति निर्माताओं को वास्तविक समय रियल टाइम डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। आज सरकार यह जान सकती है कि किस जिले में योजनाओं का लाभ कम पहुंच रहा है, कहां विद्यालयों में नामांकन घट रहा है, किन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता अधिक है और किस वर्ग को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। यह सब संभव हुआ है डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिटिक्स और वैज्ञानिक सांख्यिकी के कारण। जी मानस सर, अर्थात हम कह सकते हैं कि अब सांख्यिकी केवल रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रही है बल्कि गवर्नेंस की जो कार्यप्रणाली है उसका अभिन्न अंग भी बन चुकी है। जी बिल्कुल गौरव सर, और यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का उल्लेख करना आवश्यक है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में शासन व्यवस्था को अधिक समन्वित, इंटीग्रेटेड और दक्ष, एफिशिएंट बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों में और विभागों के बीच समन्वय पर विशेष बल दिया है। इसी क्रम में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज यह मंत्रालय केवल आंकड़े प्रसारित करने का कार्य नहीं करता बल्कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विभिन्न सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों तथा विकास कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से नीति निर्माण को तथ्यात्मक आधार प्रदान करता है। दूसरी ओर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ देश भर से प्राप्त आंकड़ों को वैज्ञानिक पद्धति से संकलित, सत्यापित और विश्लेषित करता है, जिससे सरकार और समाज दोनों को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उतना ही प्रभावशाली है। जितना महत्वपूर्ण डेटा उसके पास होगा वो उतना प्रभावशाली बनेगा। इसलिए भविष्य में सबसे बड़ी शक्ति केवल तकनीक नहीं होगी बल्कि विश्वसनीय डेटा, रिलायबल डेटा होगी। और यह विचार प्रोफेसर महालनोबिस दशकों पहले व्यक्त कर चुके हैं। जी मानस सर, अक्सर कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन शायद भारत की सोच इससे भी आगे बढ़ चुकी है। हम निसंदेह ये कह सकते हैं कि डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी यदि डेटा विश्वसनीय हो तभी योजनाएं प्रभावी होंगी और तभी जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव बन सकेगा। जी बिल्कुल सर, और यही कारण है कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में सांख्यिकी की भूमिका अत्यंत केंद्रीय है। यदि हमें गरीबी कम करनी है, यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी है, यदि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का समाधान करना है, यदि रोजगार को बढ़ाना है, यदि महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ये एक निर्णय के पीछे सटीक आंकड़े और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण अनिवार्य है। इसलिए मैं कहूंगा कि 21वीं सदी में सांख्यिकी केवल एक विषय नहीं बल्कि सुशासन, गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार है।
धन्यवाद सर। आप दोनों विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रोफेसर महालनोबिस ने स्टैटिस्टिक्स का केवल एक विषय के रूप में विकास नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो भी प्रदान की। उन्होंने हमें सिखाया कि राष्ट्र निर्माण केवल अच्छे विचारों से नहीं होता, बल्कि सही जानकारी, विश्वसनीय आंकड़े और वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। आज जब भारत अमृत काल में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तो प्रत्येक नीति, प्रत्येक योजना और प्रत्येक विकास कार्यक्रम के पीछे सांख्यिकी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें केवल एक महान वैज्ञानिक को स्मरण करने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह भी प्रेरित करता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, शोध, प्रशासन और पॉलिसी मेकिंग में तथ्यों का, प्रमाणों का और वैज्ञानिक सोच, इन सबको सर्वोच्च स्थान दें। इसी संदेश के साथ आज की विशेष वार्ता को यहीं विराम देते हैं। मैं अपने दोनों सम्मानित अतिथियों श्री प्रकाश सोनवाल जी एवं श्री मानस त्रिपाठी जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि एक सशक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी और विकसित भारत के निर्माण में ज्ञान, तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सुनते रहिए शिक्षा और संस्कृति की आवाज 91.2 FM। हेलो हल्द्वानी।